हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विजय कुमार एंड आज हम ये नया ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा रेस्ट एपीआई के बारे में, स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर के बारे में, जेटीओई आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है और एचटीटीपी रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स मान लो आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको सर्वर पे होस्ट कर दिया। सर्वर यानी कि जो भी आप डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, AWS क्लाउड या टॉमकैट पे, तो आपने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अब वो एप्लीकेशन तो रनिंग हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर होता है, एक बंदा होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट यानी कि कोई मोबाइल हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, कोई भी ब्राउज़र हो गया या फिर सम थर्ड पार्टी हो गया, जो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा और उसको रिस्पॉन्स आएगा सर्वर की तरफ से। तो क्लाइंट ने तो रिक्वेस्ट भेज दिया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज दिया। अब सर्वर की ये हेडेक है कि सर्वर उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है और वो रिस्पॉन्स देता है। तो अब देखो सर्वर पे होता क्या है। यहाँ पर सर्वर पे जो बंदा है, जो पहला बंदा समझ लो कि वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है जो कि वो रिक्वेस्ट को सबसे पहले रिसीव करता है और उसको देखता है कि वो रिक्वेस्ट क्या है। वो रिक्वेस्ट को एज इट इज़ देखता है, उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर, वो बंदा जो है उसको हम कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कंट्रोलर कैसा होगा कि आप कभी एयरलाइन का टिकट खरीदने जा रहे हो, फ्लाइट काउंटर पे जा रहे हो, तो जो बंदा है वहाँ पर उसको आप तो बोलते हो कि मुझे बस ये चाहिए, तो वो आपका फर्स्ट रिसीवर हो गया एयरलाइन का। वैसा ही समझ लो यहाँ पर ये पहला बंदा है जो कि आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट रिसीव करता है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो मेन कंट्रोलर है, इसका कंट्रोलर क्लास भी बनता है @REST कंट्रोलर से, हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। अब ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट जो लिया है उसे फॉरवर्ड करेगा पीछे, यानी कि जो बैकएंड में है वहाँ पर जो बिजनेस लॉजिक्स होती है, वैलिडेशंस होती है, ऑथेंटिकेशंस होती है, वहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। तो जो नेक्स्ट लेयर पे जो फॉरवर्ड करेगा वो लेयर का नाम होता है सर्विस लेयर। इसे हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। यहीं पर मतलब बेसिकली एक ही लेयर है, उसको कई जगह पर दो लेयर दिखाया गया है, बिजनेस लेयर एंड सर्विस लेयर। तो ये बिजनेस लेयर होता है क्या है कि यहाँ पर बिजनेस लॉजिक्स हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बिजनेस लॉजिक होता है कि एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट आया है वो रिक्वेस्ट में क्या है, एक्चुअली में उस रिक्वेस्ट वैलिड है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये भी चेक करते हैं। और रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कोई डेटा एक्सेस चाहिए उसको, तो उसके बाद हम वहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में सर्विस को चाहिए क्या। तो ये सर्विस क्लास है, जो यहाँ पर सर्विस क्लास होगी जहाँ पर बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो वो अब जो भी रिक्वेस्ट है उसका डेटा वहाँ पर अगर नहीं है तो वो बेसिकली क्या करेगा कि मेरे पास डेटा नहीं है, वो बंदा बोलेगा कि मेरे पास डेटा नहीं है। अब वो किसी थर्ड बंदे को यूज़ करके बोलेगा कि तू जाके डेटा ले आ डेटाबेस से। ठीक है, तो थर्ड बंदा का यूज़ करेगा, तो वहाँ पर एक और बंदा होगा जिसको ये बोलेगा। ये डायरेक्टली नहीं जाएगा कि मैं खुद ही जाके वो डेटा या फिर जो भी एक टिकट वगैरह है वो खुद ही जाके ले आउट स्टोर से। ठीक है, ये थर्ड बंदे को बोलेगा, जो है रिपोजिटरी लेयर है, थर्ड लेयर है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर है, वहाँ पर जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास होती है, तो उसका जो काम होता है बेसिकली, उसका काम होता है डेटाबेस से जो स्टोरेज है, स्टोरेज से वो डेटा लेना, जो भी रिक्वेस्ट का डेटा है या फिर आपका टिकट है या फिर कोई थर्ड रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वहाँ पर जो कोड होगी वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी और वहाँ से वो डेटा लेगी। और वो जो डेटा एक्सेस लेयर होगा, वो थर्ड बंदा जो होगा वो सर्विस वाले बंदे को दे देगा कि ले भाई यहाँ से मैंने डेटा ले लिया, अब ये तू ले ले डेटा मेरे यहाँ से। तो बेसिकली ये सर्विस लेयर के पास रिस्पॉन्स आ गया। अब सर्विस लेयर के पास जो रिस्पॉन्स आया है वो रिपोजिटरी लेयर से आया, क्योंकि रिपोजिटरी लेयर ने वहाँ से डेटा एक्सेस कर लिया। अब सर्विस लेयर के पास जो रिस्पॉन्स आया है वो सर्विस लेयर उसको फॉरवर्ड कहाँ पर करेगा, कंट्रोलर क्लास के पास, जो सर्वर को मेन हैंडल, जो एंट्री पॉइंट है सर्वर का। तो कंट्रोलर का क्लास भेज देगा ये वो डेटा, और कंट्रोलर क्लास वो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स भेज देगा कहाँ पे, क्लाइंट पे। क्लाइंट या फिर जो मोबाइल यूज़ किया, फिर क्रोम ब्राउज़र जहाँ से रिक्वेस्ट हिट किया है, जो भी रिक्वेस्ट चाहिए था उसको वहाँ पर रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कर दे, HTTP रिस्पॉन्स में आ जाएगा वहाँ पर। तो ये बेसिकली एक फ्लो है, कैसे रिक्वेस्ट जाता है और कैसे प्रोसेसिंग होती है, एग्जीक्यूट होती है, बिजनेस लॉजिक्स होती है, वैलिडेशंस होती है, और डेटाबेस से फेच होकर फिर से रिस्पॉन्स आ जाते हैं जो कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो सिंपल इतनी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है आपको, कि अगर आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, कोई बैकएंड की एप्लीकेशन बनानी है, तो इतनी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है कि कैसे पूरी फ्लो वर्क करती है और हम कितने लेवल की क्लासेस बना सकते हैं, कितने लेवल का कंट्रोलर क्लास बनाएंगे, सर्विस क्लास बनाएंगे, डाव क्लास बनाएंगे,
और जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस बनाएंगे, और ये सारे यूज़ करके हम रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स फॉर्मेट में हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि एपीआई जो हम कॉल कराएंगे, एपीआई का यूआरएल फॉर्मेट होता क्या है एक्चुअली, और रेस्ट एपीआई में कितने मेथड्स है, क्या मेथड्स हैं, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वो मेथड देखेंगे। तो नेक्स्ट जो ये है, तो ये रेस्ट एपीआई यूआरएल हम एक एम्प्लॉय एप्लीकेशन बनाएंगे, और एम्प्लॉय एप्लीकेशन के लिए हम एपीआई क्रिएट करेंगे। तो एपीआई की मैपिंग कैसे होती है, कौन सा मेथड्स क्या फंक्शन करते हैं, क्या हमें रिटर्न देता है, तो वो सब हम इसमें जानेंगे। तो रेस्ट ये एपीआई के लिए बेसिकली हम ये मेथड यूज करेंगे, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड, राइट। और तो फर्स्ट मेथड है हमारा गेट मेथड है, और ये यूआरएल का फॉर्मेट है लाइक स्लैश एम्प्लॉयज़ अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये एक तरह से कन्वेंशन से समझ लो कि लाइक इसी फॉर्मेट में मैं आगे यूज़ करूँगा, राइट। और तो गेट मेथड क्या यूज़ होता है कि सपोज मैंने गेट स्लैश एम्प्लॉयज़ लिखा है, तो मैं इस मेथड में क्या राइट करूँगा, क्या ऐसे कोड लिखूँगा जिससे मुझे जो डेटा मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ें गेट मेथड यूज़ होती है हमारे डेटा फेचिंग के लिए यूज़ होता है। या तो हम उस एम्प्लॉयज़ की पूरी डेटा हम डेटाबेस से फेच कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलरली आईडी देके उस एम्प्लॉय की जो आईडी है वो आईडी देके एज ए पार्ट ऑफ यूआरएल, ठीक है, यूआरएल के पार्ट में एज आईडी देके हम उस एम्प्लॉय का डिटेल ले सकते हैं, पर्टिकुलरली वन ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। तो यूआरएल का फॉर्मेट होता है कि अगर मान लो मैंने लोकल पे रन किया है तो लोकल होस्ट पोर्ट नंबर हो गया, उसके बाद हम स्लैश सपोज एम्प्लॉयज़ हम अगर पुट करते हैं, उससे क्या होगा, हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। तो ये कॉलिंग के बाद मान लो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑल द एम्प्लॉयज़, यानी कि जो डेटाबेस में मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड स्टोर है उनकी सारी डेटा आ जाएगी मेरे सामने, राइट। नेक्स्ट इस फॉर्मेट में अगर हम पास करते हैं यूआरएल में एम्प्लॉयज़ स्लैश जो एम्प्लॉयज़ की आईडी होती है यहाँ पर इंटीजर आईडी कोई भी, तो हमें जो नेक्स्ट डेटा मिलेगी हमें वो मिलेगी हमें पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की डेटा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयज़ को मैपिंग कर रहे हैं एक आईडी के लिए, राइट। रिक्वेस्ट है हमारा, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगा कि इसका मतलब ये है कि हम एक न्यू एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, राइट। यूआरएल में हम अगर स्लैश एम्प्लॉयज़ करके पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो इस केस में हमारा होगा कि न्यू एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा एम्प्लॉय एप्लीकेशन है, जो सर्वर है, वो हमारे क्या करेगा कि वो मेथड यूज़ करके हमारे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर देगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। एंड जो पुट मेथड है, पुट मेथड क्या करेगा कि अगर जो भी रिकॉर्ड ऑफ डेटा है हमारे पास, ठीक है, वो रिकॉर्ड ऑफ डेटा को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय को अपडेट अगर करना चाहते हैं किसी भी की, या फिर आपने मान लो कि कोई एम्प्लॉय का डेटा मिस्टेक से रॉन्ग हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया, तो उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मेट में यूआरएल को देके पुट मेथड यूज़ करके हम उस एम्प्लॉय का डेटा हम अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा को डिलीट करना है हमारे डेटाबेस से, तो फिर से हम स्लैश एम्प्लॉयज़ स्लैश उसका हम आईडी, अगर पर्टिकुलरली एम्प्लॉय का आईडी है उसको हम पास करेंगे, तो हमें रिस्पॉन्स सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा कि ये एम्प्लॉय का डेटा डिलीट हो चुका है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइक एरर मैसेज हैंडल करना पड़ेगा, और जो भी है कि डिलीट के बाद या फिर पुट के बाद अगर कोई डेटा है या नहीं है, तो वो हमें प्रॉपर मैसेज के फॉर्मेट हमें डिफाइन करना पड़ेगा कंट्रोल क्लास में, ताकि रिस्पॉन्स प्रॉपर से अंडरस्टैंड हो सके यूज़र को। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे अगर यूआरएल का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, तो जैसे मैंने एम्प्लॉयज़ किया स्लैश एम्प्लॉयज़, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ है, तो एक कन्वेंशन फॉलो किया है ताकि एक तो कन्फ्यूजन नहीं होती है, और दूसरा चीज़ आपको करेक्टनेस होती है इससे, ताकि आगे आप अगर कुछ भी फर्दर यूआरएल में मॉडिफाई करना है तो आपका जो बेस यूआरएल है एम्प्लॉयज़, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, इसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो आगे। तो ये सारे मेथड्स हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कोडिंग में कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ये तो मैं जैसे एम्प्लॉय एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए डेटा हो गया। आप अगर दूसरे टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी दूसरे टाइप का, तो उसके लिए कोई स्टोरेज लाइब्रेरी, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ भी, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट का आप कन्वेंशन ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मैपिंग कर सकते हो इसमें, और प्रॉपर हो जाएगा इससे। So it is according to you, like what you want, what kind of data you want to map in the applications, and what are the method you are trying to use. So basically, what I am trying to make sure you are able to learn from this tutorial, right? तो अब कोडिंग के लिए आपको क्या एप्लीकेशन चाहिए होंगे?
सो कोडिंग के लिए आपको आईडी चाहिए होंगे, एक तो चाहिए होंगे आपको इक्लिप्स चाहिए होंगे या फिर नेटबीन्स चाहिए, इंटेलिजे जो भी यूज़ कर सकते हो, VS कोड। और दूसरा स्प्रिंग एप्लीकेशन के लिए हमें स्प्रिंग टूल सूट चाहिए होंगी, या तो आप इक्लिप्स के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्प्रिंग टूल सूट। आप स्प्रिंग टूल सूट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इक्लिप्स के लिए। स्प्रिंग टूल सूट फॉर स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि ये जो लिंक है फर्स्ट वाला लिंक start.spring.io, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसका डेफिनेशंस वगैरह देंगे कि किस टाइप का हमें प्रोजेक्ट है, कौन सा स्प्रिंग बूट वर्जन यूज़ करेंगे, ग्रुप नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम वगैरह सब। सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से जो भी आप डिफाइन करोगे प्रोजेक्ट को, इस तरीके से बढ़िया तरीका है प्रोजेक्ट बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट मैविन प्रोजेक्ट बना लेंगे या फिर और स्प्रिंग बूट का जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मेवन सेलेक्ट किया, स्प्रिंग बूट का आप वर्जन सेलेक्ट कर लो और ग्रुप में मैं सपोज स्प्रिंग एप्लीकेशन यहाँ पर स्प्रिंग एप्लीकेशन दे दूँ और टेस्ट प्रोजेक्ट फॉर रेस्ट API। और यहाँ पर ध्यान से जार सेलेक्टेड है, जार ही रहने देना, वेब आर्काइव नहीं करना है हमें। और जावा वर्जन सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी एक तो वेब डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी फॉर रेस्टफुल एप्लीकेशंस। दूसरा हम ऐड कर लेंगे अपने डेटाबेस के लिए इंटरेक्शन के लिए JPA। सो JPA हम स्प्रिंग डाटा JPA ऐड कर लेंगे। और MySQL ड्राइवर के लिए हम MySQL ड्राइवर का डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, MySQL ड्राइवर। इतना चीज़ ऐड करने के बाद आप यहाँ पर से जनरेट कर सकते हैं, जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक .zip करके फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको इंपोर्ट करना है आपको इक्लिप्स में, राइट। तो प्रोजेक्ट तो आपका डाउनलोड हो गया, जैसे कि ये बना बनाया प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड कर लिया अब स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट में मैवन क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट वी हैव, नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद हम वो डायरेक्टरी का पाथ देंगे यहाँ पर नेक्स्ट में। यहाँ पर ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद आपका सेलेक्ट फोल्डर, राइट, एंड फिनिश। तो आप यहाँ देखोगे तो इंपोर्टिंग मैवन प्रोजेक्ट हो रहा है, 9% हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो गया है और आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता दें तो सबसे पहला ये जो सोर्स मेन करके फोल्डर है, यहाँ पर पैकेज है हमारा जो com.spring application करके पैकेज बना है। और जो भी हमारे फाइल्स, जो भी क्लासेस वगैरह, कंट्रोलर क्लासेस वगैरह जो भी बनाएंगे हम इस पैकेज के अंदर में बनाएंगे हम। यहाँ से सारे कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मेन क्लास हो गया, इसको हम डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं अभी। तो अभी दिखाता हूँ सब चीज़ रन करके कैसे काम होता है। और ये मेन क्लास हो गया, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होगी, राइट। नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो रिसोर्स के अंदर है। एक तो टेम्पलेट है, जब कोई भी आपको फ्रंट एंड का काम करना है, कोई भी आपको GUI बनाना है, राइट, HTML या फिर कोई भी JSP पेजेस, तो आप यहाँ पर बना सकते हो या फिर आप इधर सोर्स में मेन में वेब फोल्डर बना के आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट फाइल है ये है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है। ये जैसे होता है कि स्प्रिंग क्लास हो गया ये, और ये प्रॉपर्टी फाइल हो गया। यहाँ पर जो डेटाबेस की जो हम किसी भी डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे कि मेरा एप्लीकेशन इस डेटाबेस से इंटरेक्ट करे, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ जैसे कि टॉमकैट का सर्वर पोर्ट चेंज करना हो तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फाइल एक मेन फाइल हो गया जहाँ पर हम एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो होती है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जो है form.xml फाइल है। आपको अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो वहाँ पर कुछ हमने डिपेंडेंसीज ली थी, लाइक MySQL ड्राइवर, JPA एंड वेब एप्लीकेशन। सो वो जो डिपेंडेंसीज थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जावा का वर्जन 1.8 है, हमने 1.8 चूज़ किया था, 8 वर्जन, राइट। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई अदर एप्लीकेशन है उसकी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए, कोई डिपेंडेंसीज
स्प्रिंग डेटा जेपीए डिपेंडेंसीज, स्टार्टर वेब डिपेंडेंसीज, माईएसक्यूएल कनेक्टेड डिपेंडेंसीज, सो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है. सो वी कैन से इट इज़ द लाइक main part of the application, main which run the application, we can say. Without this there will be a lack of the dependencies in the application, right? अगर आपने पॉम डॉट एक्सएमएल में कोई भी चेंजेस किया, लाइक सपोज आपने 1.8 की जगह दूसरा वर्जन लिखा है, तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा. ऑटोमेटिक बिल्डिंग होगा, या तो आप एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पर मेवन पे जाके अपडेट प्रोजेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, राइट. यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, तो इसके थ्रू आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा बेस्ड ऑन योर डिपेंडेंसी विच यू हैव मेंशन्ड इन द पॉम डॉट एक्सएमएल, राइट. नाउ अब हम देखेंगे आगे की अभी हम नॉर्मली इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे. लाइक रन कैसे करेंगे कि वेब एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है. तो इससे पहले हम ध्यान देंगे कि इससे पहले स्प्रिंग बूट से पहले अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको टॉमकैट क्या होता है कि आपको इम्बेड करना पड़ता है, अलग से लिंक करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है एप्लीकेशन में, ठीक है. बट यहाँ पर आप अगर देखोगे मेवन डिपेंडेंसीज, राइट, तो यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टॉमकैट एम्बेडेड कोड, टॉमकैट एम्बेडेड ईएल, वेब सॉकेट. सो टॉमकैट आपका ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड है. आपका जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपने जो बनाया हुआ है इसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है, तो आपको कोई अलग से इम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है टॉमकैट को यहाँ पर. तो सबसे पहले एक जो डिपेंडेंसी हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपी है, इसको हम अभी फ़िलहाल कट कर लेंगे, कट करके सेव कर लेंगे ताकि बिल्ड हो जाए. कट क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो कि आप अभी रन करते हो तो यहाँ पर एक एरर दे देगा कि आपने डेटाबेस का जो क्लास पाथ वगैरह है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है. तो हमें रन करने के लिए सिंपली आप रन पे जाएंगे और यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे, राइट, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा. आप कंसोल पे चेक कर सकते हो इसके लॉग्स. लेट्स सी, राइट, ठीक है. आपने यहाँ पर क्या चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पर लॉग्स में लिखा हुआ है टॉमकैट स्टार्टेड ऑन द पोर्ट 8080 विद कॉन्टेक्स्ट पार्ट, राइट, स्टार्टिंग मेन एप्लीकेशन विद JVM रनिंग फॉर 5 सेकेंड समथिंग, ठीक है. ओके, सो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है सर्वर 8080 पे. अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर लोकल होस्ट अभी ये एरर क्यों दे रहा है कि हमने कोई ऐसा पेज मैपिंग नहीं किया हुआ है एरर पेज के लिए. अगर बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया जाए तो सिंपली ये जो पोस्टमैन एप्लीकेशन है, जैसे पोस्टमैन एप्लीकेशन है, इसमें आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपका यूआरएल बन गया, राइट, ठीक है. आप एप्लीकेशन रन हो रहा है तो इसमें सारा आपका रेस्ट मेथड्स वगैरह, गेट, पोस्ट, पोस्ट, पैच, डिलीट, बहुत सारे मेथड्स वगैरह दिया हुआ है, तो आपको और इजी कर देता है. एज अ क्लाइंट वर्क करता है एप्लीकेशन, ठीक है. तो आपने जैसे लोकल होस्ट 8080 सेंड करते हो आप डेटा, तो आपको यहाँ पर मैसेज मिलता है एरर नॉट फाउंड करके, राइट. तो एज ऑफ नाउ जो ये एरर मैसेज आ रहा था आपका पोस्टमैन, आपका एरर मैसेज आ रहा है, ये इसी वाले प्रोजेक्ट से आ रहा है जो कि आपने अभी बिल्ड किया, आपने अभी रन किया, राइट. सो ये जो एरर आ रही है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो सर्वर होता है, सर्वर में सबसे पहले कौन हैंडल करता है रिक्वेस्ट को, कंट्रोलर हैंडल करता है, राइट. और इस प्रोजेक्ट में हमने कंट्रोलर अभी बनाया नहीं है. आपको अगर याद हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देयर इज नो एनी कंट्रोलर इन द प्रोजेक्ट. सो हम क्या करेंगे कि एक पैकेज बनाएंगे या फिर डायरेक्टली वो एक कंट्रोल क्लास बना सकते हैं हम यहाँ पर. कंट्रोल क्लास इसमें टेस्ट और मेन कंट्रोलर और पैकेज दे सकते हैं हम यहाँ पर कंट्रोलर करके. कंट्रोलर पैकेज में हम ऐड कर देंगे इसको, राइट, फिनिश. तो ये जो हमारा मेन, ओके, ये जो मेन मेथड है ये हमारा यहाँ पर है स्प्रिंग एप्लीकेशन पैकेज में. और ये जो हमारा मेन कंट्रोलर जो हमने अभी बनाया है हैंडल करने के लिए, रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, तो ये हमारा डॉट कंट्रोलर पैकेज के अंदर में, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. तो पैकेज रेस्ट कंट्रोलर हो गया हमारा, एक रेस्ट एनोटेशन हो गया रेस्ट कंट्रोलर का, जो कि ये रिस्पॉन्स बॉडी और कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन है, समझ लो. और दूसरा चीज़ ये है कि रेस्ट कंट्रोलर मतलब इसको, इस क्लास को हम अगर रेस्ट कंट्रोलर कर दिए तो ये होगा हमारा मेन क्लास हो गया, जो कि जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको सबसे पहले ये हैंडल करेगा. यानी कि ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. ब्राउज़र में जो भी रिक्वेस्ट हम अगर यूआरएल में पुट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर मैपिंग करेगी. तो ये बंदा हो गया आगे सर्विस लेयर को, अब ये बंदा ट्रांसफ़र करेगा वो रिक्वेस्ट. तो ठीक है, तो अभी लेट अस सपोज कि हम यहाँ पर स्लैश होम के लिए मानो हम सर्च किए, राइट.
तो यहाँ पर देखो पाथ क्या आ रहा है, होम स्लैश होम आ रहा है। तो हम स्लैश होम के लिए मान लो हम मेन एक मेथड बना सकते हैं हम यहाँ पर कि पब्लिक स्ट्रिंग माई होम एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं स्ट्रिंग करके। दिस इज माई मेन कंट्रोलर, दिस इज माई मेन कंट्रोलर। ठीक है, इसलिए हमें एट गेट मैपिंग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, गेट मैपिंग। और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन से पाथ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कौन से पाथ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लैश सपोज होम। ठीक, अब अगर हम वही रिक्वेस्ट फिर से हम अगर हिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो जो हमने रिटर्न किया वही आएगा, राइट। आप अगर देखेंगे तो मेरा कुछ पोर्ट का इश्यू आ रहा था तो मैंने अपना सर्वर का पोर्ट चेंज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वही यूआरएल हिट करके कि स्लैश होम क्या आ रहा है। तो मैंने सर्वर रन कर लिया अगेन और मैं फिर से इसको हिट करूँगा, अपना पोर्ट चेंज कर लिया क्योंकि पोर्ट में अलग सर्विस रन हो रही थी तो मैंने पोर्ट चेंज किया। तो ये आप लोग रिस्पॉन्स देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ माई मेन कंट्रोलर। सो बेसिकली अभी मैंने तो फिलहाल एक रिटर्न मैसेज करवाया कि ये मेरा मेन कंट्रोलर है करके, बट आपको यानी कि एक एपीआई हमने बनाया जो कि ये गेट होम करके कर रहा है, होम करके कर रहा है, राइट। तो कुछ भी एपीआई अगर हम क्रिएट करेंगे और कोई फेच करना है तो उसका लॉजिक मार्क यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा, राइट, कि कहाँ से हमें सर्विस क्लास को कॉल करना है और कैसे डेटा फेच करना है।